सर हाँ जी सर वो संडे वाला शेड्यूल है, मतलब संडे का क्या शेड्यूल हुआ? परमानेंट होगा ना? संडे वाला शेड्यूल। संडे वाला शेड्यूल परमानेंट ही रखेंगे, टेम्पररी क्यों करेंगे? ओके सर। वैसे क्या है शेड्यूल क्या है शेड्यूल संडे वाला? कितने बजे रखा है हम लोगों ने क्लास? सर आपने बोला था 1 बजे के बाद कभी भी। ठीक है, हमने अच्छा बोला मैंने था, वो, मतलब हम। हाँ टाइमिंग मैंने मतलब वो डिफाइन नहीं किया है कि कितने बजे, बट ये है कि 1 बजे के बाद होगी, है ना? यस सर। ठीक है, चलो हर्षित भाई पढ़ना शुरू करते हैं। सक्षम भाई पढ़ना शुरू करें? यस सर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने अपवर्ड थ्रस्ट या आप कह लें बॉयंट फोर्स को हमने डिफाइन किया था, और हमने आपसे ये बोला था कि बॉयंट फोर्स या अपवर्ड थ्रस्ट वो फोर्स है जो लिक्विड लगाता है किसी भी बॉडी पर जब उसमें बॉडी को आप इमर्स करते हो, या तो पार्शियली या कंप्लीटली। और मैंने आपको इनफैक्ट ये भी बता दिया था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो फोर्स है ये उतना ही लगेगा जितना वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा, मतलब ये फोर्स एग्जैक्टली लिक्विड के वेट जितना डिस्प्लेस हुआ है उसके बराबर होता है। अब आता है पॉइंट कि सर इसको प्रूव करते हैं, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल व्हिच वी विल बी यूजिंग टू प्रूफ दिस। ठीक है, कॉन्सेप्ट। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेसिकली बॉयंट फोर्स को कैसे मेजर करते हैं ये तरीका बताता है। तो देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मैंने स्टेटमेंट लिखवा दिया था लास्ट क्लास में, जानवी ये स्टेटमेंट लिखवा दिया था जानवी लास्ट क्लास में आर्किमिडीज का। यस सर। ठीक है, तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं, मतलब इस बात को हम समझते हैं कि भाई ये जो हमने बोला आपसे कि buoyant force will be exactly equal to the weight of the liquid displaced, इसको हम देखते हैं सर कैसे बोला मैंने ये। तो देखो अगर मान लो कि मैं इसके अंदर कोई भी एक बॉडी अज्यूम कर लूं किसी भी शेप की, which has some mass and which has some density, and this body is placed inside a liquid. Let's say this is a liquid of density rho. ठीक है, इस की जो डेंसिटी है लेट दैट बी रो, और या बॉडी मान लें जिसकी हाइट लेट दैट हाइट बी h। ये कोई बॉडी है जिसकी हाइट h है, तो ऑब्वियसली हमें एक बात मालूम है कि इसके इस बॉडी के ऊपर वाले सरफेस पे भी लिक्विड का प्रेशर होगा और नीचे वाले सरफेस पे भी लिक्विड का प्रेशर होगा, एंड बोथ द सरफेसेस आर एट डिफरेंट डेप्थ्स इनसाइड द लिक्विड, इसलिए जो यहाँ पर प्रेशर्स की वैल्यू है वो भी डिफरेंट होगी। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये वाला जो अपर सरफेस है, if I claim this to be at a depth of y from the free surface, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा होगा इसके ऊपर वाले लिक्विड के कारण, ड्यू टू इट्स लिक्विड अबव दिस सरफेस, वो प्रेशर ऐसे लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड ड्यू टू दिस प्रेशर देयर विल बी अ फोर्स। इसी तरह से एक प्रेशर नीचे से लग रहा होगा, नीचे वाली लिक्विड लगा रही होगी, मतलब ये टोटल प्रेशर नीचे से लगेगा। ठीक है, अब देखो ये ऊपर वाले प्रेशर के ड्यू टू अपवर्ड प्रेशर या सॉरी ड्यू टू द डाउनवर्ड प्रेशर वी विल बी हैविंग अ फोर्स। तो P1 को पहली बात तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि रो इंटू जी इंटू वाई, राइट है भाई। और इसी तरह से अगर हम प्रेशर 2 लिखें तो हम लिख सकते हैं रो इंटू जी इंटू एच प्लस ऑफ वाई। ठीक है, अब ये जो प्रेशर है ड्यू टू दीज टू प्रेशर देयर विल बी टू फोर्सेस एक्टिंग, एक ऊपर से फोर्स लग रहा होगा और एक फोर्स नीचे से लग रहा होगा, तो इस पे जो नेट फोर्स होगा एफ नेट, दिस विल बी रिटन एज इक्वल टू P2A माइनस ऑफ P1A। ठीक है, तो एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी P2A दैट इज इक्वल टू रो जी इंटू एच प्लस ऑफ वाई माइनस ऑफ रो जी इंटू वाई इंटू ए, दिस इज द नेट फोर्स, एम आई राइट? यस सर। अब ये जो टोटल फोर्स है, ये टोटल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा होगा? ठीक है, ये टोटल फोर्स किसको बैलेंस करेगा? तो ये जो टोटल फोर्स है दैट विल बी बैलेंसिंग द वेट ऑब्वियसली, वेरी गुड। अगर इफ दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम द टोटल फोर्स विल बी बैलेंसिंग द वेट, ये वेट है इसका mg। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं रो जी इंटू एच प्लस ऑफ वाई माइनस ऑफ रो जी इंटू वाई इंटू ए is equal to weight. Weight of a body can be written as where A is, याद रखो A area of cross section है, right? तो weight आप क्या लिखते हैं? weight आप लिखते हैं density of the body, है ना, multiplied by the volume of the body multiplied by g, यही तो लिखते हैं आप weight। यस। यस सर। ठीक है, तो खैर
अच्छा, इसमें बैलेंस नहीं करते, मैं एक काम करता हूँ, एफ नेट हमने ऐसे लिखा तो नेट फोर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो नेट फोर्स लगेगा इस पूरी बॉडी पर, आपको नहीं लगता कि ये जो नेट फोर्स है दैट नेट फोर्स विल बी एक्टिंग अपवर्ड्स, बिकॉज यहाँ पर जो ये फोर्स है P2A दैट इज ग्रेटर देन P1 है, तो देयर इज अ नेट अपवर्ड फोर्स, उसकी वैल्यू हम इक्वेट करेंगे किसके बराबर होगी, बट पहले यहाँ देखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रो जी एच इंटू ए प्लस ऑफ रो जी इंटू वाई इंटू ए माइनस ऑफ रो जी इंटू वाई इंटू ए। देखिएगा, यस सर। Yes. सिंपलीफाई कर दीजिए इसको, मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए रो जी को एच से और ए के साथ, फिर रो जी को वाई से और ए के साथ, और इसी तरह से इस रो जी को ए के साथ, तो रो जी वाई ए विल कैंसल आउट, व्हाट विल बी गेटिंग हियर इज रो जी एच इंटू ए। और अगर बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि जो नेट फोर्स है जो ऊपर लग रहा है इस बॉडी पर, उसमें ये रो जी एच ए क्या है, तो अगर तुम देखो तो रो जी एच ए is basically nothing but weight of liquid displaced है या नहीं है। सर आपको कैसे पता चला ये कि weight of the liquid displaced है, because rho h into a is the volume of the body which is immersed, Yes. और जितना आप वॉल्यूम ऑफ द बॉडी को इमर्स करोगे उतनी ही तो लिक्विड का वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा। मान लीजिए कि बॉडी का वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है, तो वो जो लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा दैट विल आल्सो बी 10 मीटर क्यूब। अगर मान लीजिए कि बॉडी का टोटल वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है बट उसका सिर्फ 2 मीटर क्यूब आपने लिक्विड के अंदर इंसर्ट किया है, तो सिर्फ 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विल बी डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो दिस H into A is not only the volume of the body which is immersed, but at the same time it is the volume of the liquid which is displaced by this volume of the body immersed. ठीक है, और उस वॉल्यूम को आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ दैट लिक्विड हो जाएगा, और उसको G से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स द वेट ऑफ द लिक्विड व्हिच इज बीइंग डिस्प्लेस्ड। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। Yes, sir. ठीक है, और यही एफ नेट क्या कहलाता है, अपवर्ड थ्रस्ट कहलाता है या बॉइंट फोर्स कहलाता है, और यही कॉन्सेप्ट है आपके आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। दिस इज द बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है सर, इसको नोट करिए। सर यहाँ पे हमने प्रेशर सिर्फ गॉज प्रेशर से लिया है ना? यस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लिया यहाँ पर। हो गया? हर्षित हो गया? नोट कर लिया? इरेज करूं? ठीक है, तो आप देखो ये तो हो गया सर आपका, दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, और मैंने आपको ये बात समझाया था कि ड्यू टू दिस अपवर्ड थ्रस्ट ओनली द weight of the body in air and weight of the body inside the liquid is never same, right? एयर में जो वेट होता है अगर वो mg है तो लिक्विड के अंदर जो बॉडी का वेट होगा दैट विल बी mg माइनस ऑफ दिस अपवर्ड थ्रस्ट और बॉइंट फोर्स। क्लियर? ये आपको पता है। अब इसी में एक छोटी सी चीज को मैं साथ साथ डिफाइन करता चलता हूँ, जिसको हम लॉज ऑफ फ्लोटेशन कह सकते हैं, और एक और चीज, छोटी सी चीज हम डिफाइन करते चलेंगे कि इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। ये हो सकता है थोड़ा सा एडिशनल कॉन्सेप्ट हो आपके लिए। लॉ ऑफ फ्लोटेशन तो फिर भी आपको, ये दोनों चीज आपको किताब में दिख जाएगी, बट इट मे और मे नॉट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। स्टिल जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ये दोनों चीजें समझो। एक तो है लॉ ऑफ फ्लोटेशन, के नाम से जानते हैं हम इसको बस, लेकिन ये है क्या वो मैं समझाता हूँ।
लॉ ऑफ फ्लोटेशन, और दूसरी जो चीज है वो है आपकी इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। दोनों बातों को हम समझेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट्स है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये कहता है बेटा कि कोई भी बॉडी को फ्लोट करने के लिए इट इज नेसेसरी दैट कि बॉडी का जितना पार्ट इमर्स हुआ है और इमर्स होने के कारण उसने जितने पार्ट ऑफ द लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, दैट वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, इज इक्वल और ग्रेटर देन दैट ऑफ द बॉडी। मतलब वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड अगर वेट ऑफ द बॉडी से ज्यादा है या उसके बराबर है कम से कम, तो उस केस में बॉडी विल फ्लोट। अदरवाइज अगर वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो बॉडी विल सिंक। क्या मतलब है सर, कैसे समझेंगे? चलो वन बाय वन मैं तीनों पे बात करता हूं। पहला केस, केस ए, ठीक है, पहले सुन लो उसके बाद लिखा दूंगा। पहला केस, मान लो कि हमने किसी बॉडी को इमर्स किया, किसी बॉडी को हमने इमर्स किया लिक्विड के अंदर, और उस बॉडी का वेट मान लेते हैं W है, मान लेते हैं कि वेट ऑफ द बॉडी इज W, वेट इज इक्वल टू W, वेट इज W, एंड अपवर्ड थ्रस्ट या बॉइंट फोर्स, अपवर्ड थ्रस्ट इज U। ये है आपके दो फोर्सेस। अब खुद सोचो, वेट ऑफ द बॉडी विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड थ्रस्ट विल बी एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अगर आपका वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन U है, मतलब W इज ग्रेटर देन U, तो आपको नहीं लगता कि ये बॉडी का वेट इस बॉडी को नीचे मूव करा के नीचे ले आएगा? Yes, sir. सोच के देखो। Yes, sir. एंड फाइनली द बॉडी विल सिंक। तो बॉडी सिंक तब होती है जब बॉडी का वेट और अपवर्ड थ्रस्ट एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाते, तो बॉडी सिंक होती है, ठीक है। और इसमें दूसरी बात मैं आपको एक और तरीके से बता देता हूं डेंसिटी के टर्म्स में, कि मान लीजिए सर मैं आपसे ये कहूं कि बॉडी के जो डेंसिटी है लेट, और जो मैं यहाँ पर चीजों को अज्यूम कर रहा हूँ वही चीजें हर तीनों केस में अज्यूम रहेगी। लेट डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू मान लो सिग्मा है, और दूसरा मान लो कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मान लो रो है। तो इस कंडीशन में रो और सिग्मा का अगर मैं रिलेशन लिखूं, मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड का रिलेशन लिखूं, तो व्हाट वुड बी दैट रिलेशन? तो इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, वेट ऑफ द बॉडी कैन बी रिटन एज सिग्मा, दैट इज द डेंसिटी, मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय G इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, क्योंकि अपवर्ड थ्रस्ट हमेशा कितना होता है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या होगा? तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और हमेशा याद रखो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड किसके बराबर होता है? तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो होता है वो हमेशा बॉडी के वॉल्यूम के बराबर होता है। और याद रखो बॉडी का टोटल वॉल्यूम नहीं, बॉडी, यस एक्सक्यूज जानवी, यस सर आपने ये कैसे लिखा है? यहाँ पे जो लिखा है आपने डेंसिटी वाला, मैंने कैसे नहीं लिखा, मैंने मान लिया ना, आई एम अज्यूमिंग दिस कि डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज सिग्मा एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो, ठीक है। और डेंसिटी Yes, अगर sir. मैंने मान लिया कि बॉडी का डेंसिटी सिग्मा है और लिक्विड की डेंसिटी रो है, तो बॉडी का वॉल्यूम अगर V है, वॉल्यूम इज इक्वल टू V, ठीक है, मान लो, तो मास कैसे लिखोगे? मास क्या होता है? मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, और इसको G से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेट हो जाएगा या नहीं होगा? Yes. डिड यू अंडरस्टैंड जानवी जी? अच्छा एक बात याद रखिए, वॉल्यूम ऑफ द Yes. बॉडी है ना, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्ज्ड इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बट याद रखो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। पता नहीं क्या बोले सर, वॉल्यूम, मैं यहां पर लिख देता हूं इस बात को, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड is always equal to the volume of body immersed। बात समझ में? मैंने ये नहीं लिखा टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, जितना वॉल्यूम इमर्स है उतना ही वॉल्यूम के बराबर लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, और होना भी चाहिए भाई। अगर मान लो एक बॉडी का वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है और ओनली 2 मीटर क्यूब इज बीइंग इंसर्टेड इनसाइड द लिक्विड, तो सिर्फ 2 मीटर क्यूब के लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा वो अपने 2 मीटर को एकोमोडेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ V से V कैंसिल हो गया, G से G कैंसिल हो गया, तो सिग्मा विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ रो। इसका मतलब अगर डेंसिटी ऑफ द बॉडी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड से ज्यादा है तो उस केस में बॉडी सिंक्स। डिड यू अंडरस्टैंड?
बॉडी कब सिंक होती है, कब डूब जाती है, ये पता चल गया आपको? सर जो यहाँ पे वॉल्यूम वो लिया है, जो मतलब जो लिक्विड का जो लिक्विड बाहर निकलेगा। हाँ, जाहिर सी बात है। और लिक्विड का वॉल्यूम बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा वो एक अलग बात है। जितना वो अपने जगह से जितना वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस होगा, ओके। ठीक है। अगर कंटेनर छोटा है और पूरा कंप्लीटली फिल्ड है तो वॉल्यूम छलक के बाहर निकल जाता है। यस सर, इसमें लॉज ऑफ फ्लोटेशन लेना हेडिंग। हाँ, इसमें लॉज ऑफ फ्लोटेशन हेडिंग दे दीजिए। मैं फाइनली लॉ लिखवा दूंगा, बट उससे पहले ये चीजें जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको नोट करते चलिए। सर हाँ जी, सर दी सर एक सेकंड ना, मैं वो पहले सेंटेंस फिल करने दीजिए। सर ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हमेशा जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेड होगा वो वॉल्यूम ऑफ बॉडी के इक्वल होगा, भले ही नहीं, पूरी बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। मैंने ये बोला कि टोटल वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस होगा ऑलवेज, ये जरूरी नहीं। वो किसके बराबर होगा? जितना वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज इनसाइड द लिक्विड उसके बराबर होगा। नहीं समझे समझ गया सर। भाई? सर मतलब हाँ, कंडीशन हम ये ले रहे हैं कि सपोज हमने थोड़ी हाइट से बॉडी को फेंका तो ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। नहीं, हाइट वाइट फेंकने की बात ही नहीं है इसमें ना। मैंने आपसे ये बोला कि मैंने एक एक मान लो कि मग लिया है या प्लास्टिक का एक छोटा सा बॉक्स लिया है, हल्का सा थोड़ा सा उसमें वेट रख दिया, सच दैट कि प्लास्टिक के बॉक्स का इतना पोर्शन इसके अंदर है, ठीक है। भले बॉक्स का पूरा वॉल्यूम मान लो कुछ भी हो, बॉक्स का पूरा वॉल्यूम चाहे 10 मीटर क्यूब हो मान लो, लेकिन इसका सिर्फ 4 मीटर क्यूब इसका इनसाइड द लिक्विड है, तो सिर्फ इतने ही लिक्विड को वो डिस्प्लेस करेगा। जी सर, ये तो मैं समझ गया था। सर मैं कह रहा हूँ भले हमने पूरी बॉडी, मतलब हमारी पूरी बॉडी लिक्विड के अंदर है, उसके बावजूद ये हो सकता है कि वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। सर अगर सर अगर वही मैंने हाइट से फेंका तो हाइट से भी फेंकोगे तो मतलब जिस इंस्टेंट पे आप ये कह रहे हो कि पूरी बॉडी इमर्ज्ड है, उस इंस्टेंट पे तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड विल एग्जैक्टली बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। भाई हाइट से भी आप फेंकेंगे तो हाइट से फेंकेंगे तो क्या फर्क पड़ लेगा? मान लीजिए कि हो सकता है कि बॉडी ऐसे अंदर गई, ऐसे इस इंस्टेंट पे, हर इंस्टेंट पे चेंज होगा। मान लो कि आपके कहने का जहां तक मैं मतलब समझ रहा हूँ कि भाई हाइट से फेंका तो ये एक बार में तो पूरी बॉडी इमर्स नहीं हो जाएगी। मान लो इस इंस्टेंट पे इतना सा इमर्स हुआ, ठीक है, किसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे, तो इतने के बराबर बॉइंट फोर्स लगेगा। अगले इंस्टेंट या अगले फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे और इमर्स हो गया तो और बॉइंट फोर्स बढ़ेगा, वो तो वेरी कर रहा होगा। सर मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, कह सकते हैं। व्हाट फोर्स? एनी फोर्स, मतलब अगर मैंने सपोज कोई बॉल पकड़ी और पानी में छपा करके फेंक दी, या फिर मैंने कोई हाइट से उस बॉल को फेंका, एनी फोर्स। हाँ, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बॉइंट फोर्स हैज नथिंग टू डू विद द हाइट। मतलब आप कितने भी हाइट से फेंक लीजिए, कुछ भी फेंक लीजिए, बॉइंट फोर्स का कोई चक्कर उसके साथ नहीं है। बॉइंट फोर्स का जो सिंपल सा चक्कर है वो इस बात से है कि भाई उस आपने बॉडी जब लिक्विड में गई तो उसने लिक्विड का कितना वेट डिस्प्लेस किया, बट उसको उसी बात से लेना देना है। समझ रहे हैं? यस। उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आपने किस हाइट से फेंका और एडिशनल फोर्स लगा दिया। तो देखो, अगर आप ये समझो कि मैं कहूं कि मैं इस पे और 10 न्यूटन का फोर्स लगा के और दबा रहा हूं, तो क्या बॉइंट फोर्स बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। बॉइंट फोर्स को कोई लेना देना नहीं है कि आप एडिशनली कौन सा फोर्स लगा रहे हो, कितना लगा रहे हो, क्या नहीं लगा रहे हो। बॉइंट फोर्स को सिर्फ इस बात से लेना देना है कि भाई लिक्विड डिस्प्लेस हुई या नहीं हुई। अगर हुई है तो बॉइंट फोर्स लगेगा, नहीं हुई तो नहीं लगेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। समझ। थैंक।
चलिए भाई आगे सुनिए, थोड़ी रफ्तार में सुनिए अब। नेक्स्ट केस कि अगर मान लीजिए कि ये दूसरी कंडीशन कि अगर मान लीजिए कि वेट ऑफ द बॉडी किसके बराबर हो जाए, तो वेट ऑफ द बॉडी एग्जैक्टली इक्वल टू द अपवर्ड थ्रस्ट के बराबर हो, मतलब जितना लिक्विड फोर्स लगा रहा है और जो वेट है वो दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली बराबर हो जाए, तो उस केस में जो आपकी बॉडी है वो इस तरह से फ्लोट करेगी। ये मतलब कंप्लीटली इमर्स हो जाएगी और फ्लोट करेगी, कंप्लीटली इमर्स होकर फ्लोट करेगी। समझ रहे हो आप? कंप्लीटली इमर्स होकर फ्लोट करेगी। इसका मतलब है कि इस केस में आप ये कह सकते हो सिग्मा इंटू वी इंटू जी इज इक्वल टू रो इंटू वी इंटू जी। क्लियर? तो वी जी कैंसिल, तो सिग्मा इज इक्वल टू रो। ये कंप्लीटली इमर्स होकर फ्लोट करेगी, मतलब पानी के अंदर फ्लोट कर रही होगी, डूब नहीं जाएगी, पानी के अंदर फ्लोट करेगी। जैसे आपको उसका एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे इसका एग्जांपल है सबमरीन पानी के सरफेस पे या कुछ पोर्शन उसका बाहर रह के तो फ्लोट नहीं करता, वो कंप्लीटली पानी के अंदर फ्लोट करता है ना, तो ये कंडीशन है। वो नोट कर लिया? सर मतलब सबमरीन का जो मटेरियल जिस मटेरियल से बनी होती है वो पानी को देख के बनाया जाता है, पानी की डेंसिटी देख के। और वैसी बात है, पूरी कैलकुलेशन होती है सर उसमें, पूरी कैलकुलेशंस है वो सब, पूरी इंजीनियरिंग है उसके अंदर। अभी तो फिलहाल हम छोटी सी बात समझ रहे हैं, वो ये। ठीक है, तीसरा केस, ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं क्योंकि तीनों के लिए ये सेम ही है। अब तीसरा केस क्या हो सकता है? तो तीसरा केस देखिए, मैंने आपको बता दिया वेट ऑफ द बॉडी ज्यादा हो अपवर्ड थ्रस्ट से तो क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी इक्वल हो तो क्या होगा, और तीसरा केस क्या होगा सर? तीसरा केस, ये केस नंबर 2 है। तीसरा केस क्या होगा? तो तीसरा केस ये है कि अगर मान लीजिए कि वेट ऑफ द बॉडी इज लेस देन दैट ऑफ अपवर्ड थ्रस्ट, मतलब जो अपवर्ड थ्रस्ट लग रहा है, देखो अपवर्ड थ्रस्ट इवन वेट ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि तो बॉडी का वेट कितना है नहीं है, उससे मतलब नहीं है। उसका सिर्फ लेना देना इस बात से है कि भाई जितना लिक्विड उस बॉडी ने डिस्प्लेस किया उस लिक्विड का वेट कितना था, इसको सिर्फ इस बात से मतलब है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन होगी तो इस केस में क्या होगा? या एक्सक्यूज बोलिए। तो सेकंड केस में बॉडी फ्लोट करेगी ना? हाँ, सेकंड केस में बॉडी विल फ्लोट, completely immersed inside the liquid, body will float. Completely immersed inside the liquid, body will float. और लास्ट केस ये है कि यहाँ पर जो ये वेट लेस देन अपवर्ड थ्रस्ट है, तो इस वाले केस में क्या होगा? बॉडी विल स्टिल बी फ्लोटिंग बट पार्शियली इमर्स्ड इनसाइड द लिक्विड। मतलब ये जो बॉडी का कुछ पोर्शन है वो लिक्विड के अंदर होगा, कुछ पोर्शन लिक्विड के बाहर होगा, डिपेंडिंग ऑन कि कितना उसका वेट बैलेंस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये वेट यहाँ पर आप कह सकते हो कि सिग्मा वी जी इज इक्वल, सॉरी, सिग्मा वीजी इज इक्वल टू रो वीजी, मतलब ये वो वॉल्यूम है जो इमर्स है और ये बॉडी का टोटल वॉल्यूम, ये दोनों कैंसिल अगर होते हैं तो सिग्मा इज लेस देन दैट ऑफ रो, सिग्मा इज लेस देन दैट ऑफ रो। इसका मतलब कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अगर डेंसिटी ऑफ द बॉडी से ज्यादा है तो बॉडी पार्शियली इमर्स होकर फ्लोट करती है, अगर दोनों डेंसिटी इक्वल है तो बॉडी कंप्लीटली इमर्स होकर फ्लोट करती है। ठीक है, और अगर बॉडी का डेंसिटी ज्यादा है और लिक्विड की डेंसिटी कम है तो उस केस में बॉडी सिंक कर जाती है। ये तीन केसेस है। सर एक ऐसा भी तो केस होगा जिसमें बॉडी बिल्कुल सरफेस पे टच होके फ्लोट हो रही है। हाँ, तो वही दूसरा केस है ना। अच्छा, नहीं, मतलब पूरा बाहर रहे और फ्लोट करे। जी सर। यही केस है जो तीसरा वाला केस है। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये कि जरा सा भी उसका कोई पोर्शन, मतलब आपको बाहर से देखने पर ऐसा लगे कि जरा सा भी पोर्शन अंदर नहीं है, ये कहना चाह रहे हो? यस सर। ठीक है, तो इसमें कंडीशन ये कि इसमें जितना डिफरेंस आता जाएगा उस हिसाब से इसका जो पोर्शन है वो बाहर जाता जाएगा। सर इसमें कोई मतलब डी होगा, मतलब छोटा सा बिल्कुल होगा। जी, क्या छोटा सा? सर मतलब छोटा सा इमर्स होगा ये। हाँ, इमर्स तो होगा, मतलब वहां पर वो एग्जैक्टली आपको दिखाई नहीं देगा, बट इतना स्मॉल सा पोर्शन इमर्स होगा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। बट यस, बिना इमर्स हुए कोई बॉइंट फोर्स उस पर नहीं लगेगा जो उसके वेट को बैलेंस करे, तो इमर्स तो कुछ ना कुछ पोर्शन होगा ही। सर पिन के केस में क्या होता है? पिन के केस में पहला केस होता है। सर लेकिन दोनों भी तो जाता है, मतलब वो तो कभी डूब भी जाते हैं, कुछ भी जाता है। नहीं, सर वो मतलब डिपेंड पिन करता है कि पिन कौन से मटेरियल का बनाया है। अगर आयरन की नेल है, आयरन की नेल मतलब कील, तो उसको अगर पानी पर रखोगे वो डूबेगा ही डूबेगा। अगर सर वही पिन पिन, हाँ बोलो। जिससे सर वो
कपड़े वाली, मतलब कपड़े बुनते जैसे। हाँ, तो वो अगर एल्यूमिनियम वगैरह की है तो उसको वो फ्लोट कर जाती है, वहां पर उसको रोकने का काम सरफेस टेंशन भी कर रहा होता है साथ साथ। वो आगे सरफेस टेंशन समझ में आएगा। तो सिर्फ बॉइंट फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, देयर इज सरफेस टेंशन ऑल्सो, जो उसको ऊपर की तरफ रखता है या उसको फ्लोट करने में मदद करता है। ये बात ऐसे ही है कि जैसे फॉर एग्जांपल योर मस्क्यूटोज डजंट सिंक इनसाइड द वाटर, they can comfortably walk on water. ओके सर। या उसके मच्छर के जो अंडे होते हैं वो भी पानी में तो नहीं डूबते, वो पानी पे तैर रहे होते हैं। ठीक है, उसको डुबाने के लिए आपको पता होगा कि पानी के साथ कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं, मतलब कुछ तेल वेल मिलाते हैं, चाहे पेट्रोल मिला दो, डीजल मिला दो, केरोसिन मिला दो, तो जाके मच्छर के अंडे डूबते हैं। तो वो कैसे सर, वो कैसे तैरते हैं? तो उन चीजों पे एक और इफेक्ट आता है जिसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं, वो आगे हम समझेंगे फ्लूइड के डायनेमिक्स वाले पार्ट में। ठीक है, यस सर। यस ठीक है। तो सर ये आपको लॉ ऑफ फ्लोटेशन की बात समझ में आ गई कि बॉडी तभी फ्लोट करेगी जब आपका जो अपवर्ड थ्रस्ट है जो बॉडी पे लग रहा है, इट इज आइदर इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी और इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी, अदरवाइज बॉडी विल सिंक। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बॉडी फ्लोट तभी करेगी जब आपके बॉडी पे लगने वाला अपवर्ड थ्रस्ट बॉडी के वेट के इक्वल हो या बॉडी के वेट से ज्यादा हो, तो उस केस में बॉडी विल फ्लोट, अदरवाइज बॉडी विल सिंक। इसका मतलब इसको अगर डेंसिटी के टर्म्स में मैं कहूं तो डेंसिटी के टर्म्स में आई कैन सिंपली क्लेम दैट कि डेंसिटी ऑफ द बॉडी शुड बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और डेंसिटी ऑफ द बॉडी शुड बी लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड फॉर द फ्लोटेशन पार्ट। अगर डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड तो बॉडी विल नॉट फ्लोट, रादर इट विल सिंक। क्लियर? ओके, मूविंग ऑन। एक और छोटी सी बात समझ लो, उसके बाद मैं क्वेश्चंस पे आता हूं, फिर उसके बाद फ्लूइड के डायनामिक्स पार्ट पे आएंगे। तो सर देखिए, एक और छोटी सी चीज है, इक्विलिब्रियम का केस। आपने कभी देखा होगा, कई बार देखा होगा, आपने देखा होगा कि कई बार अगर आप बॉडी को लिक्विड के अंदर रखें तो वो रोटेट कर जाता है। कभी देखा है आपने? कुछ बॉडी को आप लिक्विड के अंदर रखें तो वो लिक्विड उसको घुमा देता है, रोटेट कर देता है, रोटेशन आ जाता है यस उसके सर, अंदर, बलून। है ना? कुछ एंगल पे, हाँ, बलून हेवी वेट वाला जो रखते हैं आप, तो वो देखें आप कुछ एंगल पे वो बेंड हो जाता है। या आप कोई स्टिक रखें, सीधी स्टिक पानी के अंदर, आप कोई सीधी स्टिक रखने की कोशिश करें, आप ये देखेंगे ये बेंड हो जाएगा। पता नहीं आपने देखा या नहीं। सम बॉडी बेंड्स एंड सम बॉडी डजंट बेंड्स। यस ठीक है, इसका क्या कंडीशन है, कब बॉडी रोटेट करेगी लिक्विड के अंदर? रोटेट का मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली रोटेट कर जाएगी, कुछ एंगल पे जाके इक्विलिब्रियम में आएगी। मतलब बॉडी जो है, आप जिस बॉडी को आप लिक्विड के अंदर इमर्ज कर रहे हो, वो उसी पोजीशन में रह सकती है या रोटेट करके करने के बाद इक्विलिब्रियम में आ सकती है। जैसे हम कई सारे केसेस में ऐसे कह सकते हैं ना कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई कार है, ये कोई कार है और ये कार के अंदर एक पेंडुलम हमने लटका रखा है। As long as car is at rest, this pendulum will remain in this position and it will be in equilibrium in this vertical position. जैसे आप कार को मूव कराना शुरू करोगे, the moment you will provide it an acceleration, what will happen? सर होगा क्या? तो होगा ये कि ये आपका जो पेंडुलम है वो पीछे भागेगा और पीछे भाग के कुछ एंगल थीटा पे आके इक्विलिब्रियम में आएगा। नहीं आई बात समझ में? हाय सर। आप इस कार को चलाओगे ना, तो आपका जो पेंडुलम है वो वर्टिकल पोजीशन में नहीं रहेगा, वो कुछ पीछे की तरफ भाग जाएगा। ठीक है, और तब जाके वो इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, यस तो खैर, है ना? तो इसी तरह से जब भी आप किसी भी बॉडी को इमर्ज करते हो इनसाइड अ लिक्विड, तो इट मे और मे नॉट रोटेट इनसाइड द लिक्विड। या तो आपने इमर्ज किया और वो इक्विलिब्रियम में आ गया, और या तो आपने इमर्ज किया तो वो या तो क्लॉकवाइज रोटेट होने के बाद इक्विलिब्रियम में आया, या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने के बाद वो इक्विलिब्रियम में आया। अब ऐसा क्या होता है, क्यों होता है, इस बात को समझो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना। लॉ मैंने लिखवाया नहीं बेटा, लेकिन स्टेटमेंट 2 बार बोला है, चाहो तो लिख लो कि इसमें लिख लो कि दिस लॉ स्टेट्स दैट बॉडी विल फ्लोट इन अ लिक्विड। चाहो तो लिख लो, स्टेटमेंट लिखना है तो जल्दी से लिख लो। दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन लिखवा रहा हूं। सक्षम ने बोला कि सर आपने लिखवाया नहीं है, तो मैं लिखवा देता हूं। दिस लॉ स्टेट्स दैट body will float in a liquid if, this law states that body will float in a liquid if the weight of liquid displaced, the body will float in a liquid if
the weight of liquid displaced by immersed part of the body, weight of the liquid displaced by immersed part of the body सर by डिस्प्लेस्ड के बाद एक मिनट, by immersed part of body, weight of the liquid displaced by immersed part of the body is equal or greater than weight of the body, is equal or greater than weight of the body. ठीक है, इक्वल और लेस देन बोला सर आपने? नहीं, weight of the liquid displaced by immersed part of the body, मतलब जो liquid का weight displace हो रहा है, ठीक है, due to the immersed body या immersed part of the body, तो वो liquid का displaced weight क्या होना चाहिए? या तो equal होना चाहिए, greater होना चाहिए weight of the body से. ओके सर. लिख लिया? यस अब सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा था इक्विलिब्रियम की कंडीशन. भाई इससे पहले इसको थोड़ा सा आपको अपना मतलब ओपन योर होराइजन्स जो कहते हैं, दिमाग की बत्ती जरा जला लो और सुनो. सर आपको एक बात पता है, सेंटर ऑफ मास, राइट? सेंटर ऑफ मास जहां पर एक्ट करता है वहीं पर उसका पूरा वेट एक्ट करता है, ये बताइए. सर आपको मालूम है कि अगर ये कोई बॉडी है तो इस बॉडी का कहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा. कहाँ गए सर? हो या गायब हो गए? यस इस सर बॉडी का कहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, और इसी सेंटर ऑफ मास पे mg का इफेक्ट लग रहा होता है, जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, इसीलिए इसको. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं. अच्छा भाई, सेंटर ऑफ मास ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है. अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा. अब हमें एक बात तो मालूम है कि बॉडी में एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है. दूसरी बात, अब एक और चीज सुनिए जो मैं आपको सुना रहा हूं, सेंटर ऑफ बॉयंसी. इस टर्म को भी सुन लीजिए, ये थोड़ा सा दिमाग खोलिएगा. सेंटर ऑफ बॉयंसी को आप कह सकते हो कि इट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड. कौन सा लिक्विड? डिस्प्लेस्ड लिक्विड. ठीक है, मतलब ये भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही है, बट किसका? जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका. ठीक है, अगर आपने जो बॉडी इमर्स किया है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, अगर ये दोनों एक ही लाइन पे आ जाते हैं या एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो उस केस में बॉडी रोटेट नहीं करती इनसाइड द लिक्विड. नहीं समझ में आया? पहली बात, सेंटर ऑफ बॉयंसी का मतलब समझ में आया आपको? सेंटर ऑफ बॉयंसी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड. नहीं आ रही बात समझ में? सेंटर ऑफ बॉयंसी किसको कहोगे? जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वही सेंटर ऑफ बॉयंसी कहलाएगा. हाँ ना बोल. यस यस अब आपने किसी बॉडी को लिक्विड के अंदर इमर्ज किया. मान लीजिए ये बॉडी है विच हैज बीन इमर्ज्ड इनसाइड द लिक्विड, ये मान लीजिए. अब यहां से लिक्विड डिस्प्लेस हुई होगी तो उसका मान लीजिए कि सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है, ठीक है, सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस बॉडी इटसेल्फ, ये दोनों, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, राइट? ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मैं कैसे लिख दूं? W लिख देता हूं. अगर ये दोनों एक ही लाइन पे आएंगे, अगर ये दोनों एक ही लाइन पे आते हैं, तो इस केस में आपकी बॉडी रोटेट नहीं करेगी. क्यों नहीं करेगी? और वैसी बात है कि नहीं करेगी क्योंकि देयर विल बी नो टॉर्क एज बोथ ऑफ दीज आर ऑन द सेम लाइन. तो इसका अगर हम इसी को एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लीजिए आप, और अगर यहाँ पर टॉर्क देखिए तो टॉर्क 0 होगा या नहीं होगा सर? यस सर. बिकॉज बोथ ऑफ दिस फोर्सेस आर ऑन द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन.
बट सर ऐसा हो कि सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक लाइन पे लाई नहीं करे, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है वो कहीं यहां पर लाई कर रहा हो, मान लीजिए, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे लाई कर रहा हो। क्लियर है? तो इस केस में आप ये कह सकते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ बॉयंसी और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये दोनों एक लाइन पे तो नहीं आ रहे। सर आ रहे हैं क्या? नो नो सर। तो अगर आप इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मानेंगे तो इस u का टॉर्क नहीं होगा बट w का टॉर्क होगा, और इस वाले को एक्सिस ऑफ रोटेशन मानेंगे तो w का टॉर्क नहीं होगा बट u का टॉर्क होगा। तो इसका मतलब इस केस में देयर विल बी अ नेट टॉर्क, टाउ नेट विल नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पर टॉर्क होगा, और वो टॉर्क क्या करेगा? वो टॉर्क इस बॉडी को रोटेट करेगा, और वो ये बॉडी रोटेट होगी। समझ में आई बात? ये बॉडी क्या करेगी? रोटेट होगी। कोई कष्ट वाली बात है ना? नहीं। बोलो। ठीक है। इसी का दूसरा केस क्या हो सकता है? अच्छा, इसी में मैं आता हूं दूसरी बातों पे भी। अब अगर वेट ऑफ द बॉडी ज्यादा है तो ये बॉडी इधर रोटेट करेगी। सोच के देख भाई, अगर मैं इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मान रहा हूं, सोचो तो W का जो टॉर्क है वो कैसे लगेगा? W का टॉर्क इसको किधर घुमाने की कोशिश करेगा? इधर। ये ऐसे पोजीशन वेक्टर है इसका, तो पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर को स्ट्रेच करो और W की डायरेक्शन में कर्ल करो तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि यही आपकी बॉडी ऐसे है, और इस केस में आपका जो बॉयंट फोर्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऊपर है, इस तरफ इधर है ऊपर, और ये वेट आपका इस तरफ है। ठीक है, ऐसा मान लीजिए। अगेन दे आर नॉट ऑन द सेम एक्सिस और द सेम लाइन। ठीक है, इस केस में भी बॉडी रोटेट करेगी या नहीं सर? क्या बोलते हैं आप? करेगी सर। तो इस केस में बॉडी इधर रोटेट कर जाएगी। देखिए, तो इसका मतलब अच्छा, और तब तक रोटेट करेगी जब तक इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। कौन सा इक्विलिब्रियम? रोटेटरी इक्विलिब्रियम में। ठीक है, इसका मतलब है कि सर पूरे इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये है कि आपके इक्विलिब्रियम को मतलब आपको पता है कि सर देयर शुड बी टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। दो इक्विलिब्रियम क्या क्या होते हैं? एक तो इक्विलिब्रियम होता है सर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, दूसरा इक्विलिब्रियम होता है रोटेटरी इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और रोटेटरी इक्विलिब्रियम दोनों होना चाहिए। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम तब होता है जब आपके फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं, और रोटेटरी इक्विलिब्रियम तब होता है जब टॉर्क बैलेंस होता है। और इस केस में टॉर्क बैलेंस कब होगा? इस केस में टॉर्क बैलेंस तब होगा जब आपका अपवर्ड थ्रस्ट और जो वेट है ये दोनों सेम एक्सिस पे लाई कर जाए तो टॉर्क बैलेंस होगा। अगर आपका ये दोनों सेम एक्सिस पे नहीं है तो टॉर्क बैलेंस नहीं होगा, और उस केस में बॉडी रोटेट करेगी, और तब तक करेगी जब तक ये टॉर्क बैलेंस नहीं हो जाता। नोट करो सर, नहीं समझ में आया हो तो पूछो। सर लेकिन हम इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सॉरी सेंटर ऑफ बॉयंसी मेजर कैसे करेंगे? क्योंकि जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा तो बहुत सारे पार्ट्स में होगा ना। तो हमेशा याद रखिएगा, मैं उसका तरीका आपको बता देता हूँ कि ऑब्वियसली ये तो सही बात है कि कहीं कैसे मेजर होगा। तो बोला ये गया है, और याद रखेंगे आप कि सेंटर ऑफ बॉयंसी हमेशा बॉडी का जितना पार्ट इमर्स है ना, इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, उसके सेंटर पे लाई करता है। अगर चाहो तो लिख लो, ओके। सेंटर ऑफ बॉयंसी एक्ट्स center of buoyancy acts at the center of emerged part of the body. समझ गए आप? यस। ये कैसे हम फाइंड करते हैं? ठीक है, हो गया। यस। चलिए आगे बात करते हैं सर। अगर आपने ये सब नोट कर लिया तो नाउ वी आर इन पोजीशन टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। तो चलिए क्वेश्चन सीखते हैं। सर फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ जो मैंने आपको कहानी सुनाया है। आई रिपीट दैट स्टोरी अगेन। मैंने आपसे क्या क्या चीजें बोला है? तो मैंने आपसे सर पहली बात तो ये बोला है कि जो आपका बॉयंट फोर्स है या अपवर्ड थ्रस्ट है, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। आप जितना बॉडी का वेट लिक्विड का वेट डिस्प्लेस करेंगे उतना ही आपका
पे अपवर्ड थ्रस्ट या बॉइंट फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब आते हैं सर इस पे क्वेश्चन किस किस तरह, अच्छा बॉडी कब फ्लोट करती है, बॉडी कब सिंक हो जाती है, मैं समझा चुका हूं। तो अब आपका क्वेश्चन है सर, मान लीजिए कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अच्छा बॉडी कंप्लीटली भी इमर्स हो सकती है और पार्शियली भी इमर्स हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि क्वेश्चन ये है सर कि मैंने आपसे बोला कि इसके अंदर एक ये हमने सिलिंड्रिकल बॉडी रख दिया है इस लिक्विड में, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 3 रो एंड द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज रो। मुझे एक बात बताओ कि बॉडी डूब जाएगी या इसी में रहेगी? यहीं इसी में रहेगी, फ्लोट करेगी। मतलब फ्लोट करेगी, ठीक है, बॉडी फ्लोट करेगी। तो क्या कंप्लीटली इमर्स होगी या पार्शियली इमर्स होगी? पार्शियली। पार्शियली इमर्स होगी, राइट। तो आपको सिंपली ये बताना है कि अगर इस पूरे सिलेंडर का जो हाइट है वो L है, तो इसका कितना पार्ट इमर्स्ड है और कितना पार्ट आउटसाइड है। व्हाट इज द पार्ट व्हिच इज इमर्स्ड एंड व्हाट इज द पार्ट ऑफ द सिलेंडर व्हिच इज आउटसाइड, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 3 रो एंड द डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर इज रो। यस सर। करिए। कैसे सोचेंगे, चलो मिलकर करते हैं। सर कैसे सोचेंगे, सिंपल सी बात है कि हमें मालूम है कि कोई भी जो फोर्स लगता है बॉडी पे, है ना, सर एरिया हमें क्या मालूम, हाँ एरिया ये ले लो क्योंकि फाइनली एरिया विल कैंसिल आउट, सो एरिया आप कुछ भी मान लो वो कैंसिल ही हो जाएगा। तो देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपने बॉडी को इमर्स किया है, तो बेटा अगर ये बॉडी यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है और फ्लोट कर रही ना, फ्लोट करेगी, तो इसका मतलब तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वेट है दैट शुड बैलेंस, वेट शुड बी बैलेंस्ड बाय द बॉइंट फोर्स। यस सर। नहीं समझ, बॉडी तभी फ्लोट करेगी ना जब उसका वेट किससे बैलेंस हो रहा हो, बॉइंट फोर्स से बैलेंस हो रहा हो, तभी बॉडी फ्लोट करेगी। तो वेट बॉइंट फोर्स से बैलेंस करना है हमने, तो कुछ नहीं करना, वेट ऑफ द बॉडी लिखो और बॉइंट फोर्स उस पे कितना लग रहा है वो लिखो। तो वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी विल बी रिटन एज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय, जानवी जी एरिया को ए मान रहे हैं, जानवी एरिया, यस सर। एरिया को हम ए अज्यूम कर रहे हैं बेटा, ऑल्दो एरिया इज नॉट गिवन और ऑल्दो एरिया इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, बट एरिया को हम ए मान रहे हैं और वो फाइनली कैंसिल हो जाएगा, सो देयर इज नो बिग डील। तो देखो रो इनटू ए इनटू दिस एल इनटू जी, दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी एंड बिकॉज बॉडी इज फ्लोटिंग, इसका मतलब है कि वेट ऑफ द बॉडी शुड बी, वेट ऑफ द बॉडी शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, मतलब अपवर्ड थ्रस्ट या बॉइंट फोर्स जो भी कह लो, और वेट ऑफ द लिक्विड कितना डिस्प्लेस होगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय रो। मान लो कि इसके अंदर जो पोर्शन है, ये बाहर वाला पोर्शन को x मानो या अंदर वाले को मान लो कि इसके अंदर जो बॉडी का वेट लेंथ है वो x है, तो हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी क्या लिखेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज, याद रखो, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मैंने लिखा भी था, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड किसके बराबर होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड के बराबर। ये टोटल वॉल्यूम के बराबर नहीं होता, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड के बराबर होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस सिलेंडर का वॉल्यूम है व्हिच इज इमर्स्ड, दैट विल बी रिटन एज इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय g। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट सर? रो ए लिखना मैं भूल सर गया हूँ। हाँ सर उसमें हम L माइनस एक्स नहीं लेंगे? वो डिपेंड करता है, आप ऊपर अगर x ले लो तो नीचे L माइनस एक्स ले लो, नीचे x ले लो तो ऊपर L माइनस एक्स कर दो। सर वो L इंटू एक्स है। ये A इंटू एक्स है, सॉरी, ठीक है भाई। यस सर। x इज इक्वल टू L बाई 3। अब चाहो सक्षम तो L माइनस एक्स नीचे कर लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आप ये लिखोगे ना लेफ्ट साइड, तो ये लिखोगे वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 3 रो इंटू ए इंटू L माइनस एक्स लिख लेते इंटू जी। अगर आप सॉल्व करते तो ये क्या होता, फिर से ये रो ए कैंसिल होता, जी से जी कैंसिल होता, तो ये L इज इक्वल टू 3L माइनस ऑफ 3x हो जाता। इसको इधर लेके आ जाइए, कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं?
ठीक है, तो इसको इधर लेके आ जाइए। अगर आप ऊपर x मान लेते तो ये कितना होता, तो ये 3x इज इक्वल टू 3l माइनस ऑफ l कितना हो जाता है 2l, तो x इज इक्वल टू 2l/3। अभी भी आप देखोगे तो जो ऊपर का वैल्यू है वो इससे भी तो 2l/3 ही सॉल्व होके आ रहा है ना यस सक्षम भाई। तो इससे आप सॉल्व करो या उससे सॉल्व करो, इट विल रिमेन एज 12/3 ओनली। सर, हमें निकालना क्या था? हमें कुछ भी पूछ ले, चाहे वो ये पूछ ले कि कितना पार्ट इन अंदर है या कितना पार्ट वो पूछ ले कि बाहर है। नहीं समझे? यस सर। लेंथ ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड या लेंथ ऑफ द बॉडी आउटसाइड द लिक्विड, दोनों का यही आंसर आएगा। ठीक है, कैन वी प्रोसीड? सर आउटसाइड तो 2l/3 हो जाएगा ना? हाँ, मतलब दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, तो सॉल्व करने का तरीका तो यही रहेगा ना सर। हाँ सर, आगे सर। ठीक है, आगे बढ़े, एक और ऐसा क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सर इसमें हम वो नहीं करते, इट शुड बी लेस देन, हमने इक्वल टू क्यों किया? लेस देन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में तो वेट को वो बैलेंस कर ही रहा होगा ना। हमने कौन सा वॉल्यूम लिखा है, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो हमने जो वॉल्यूम इक्वेट करा है दोनों साइड पे, आई हैव जस्ट इक्वेटेड द वॉल्यूम विच इज इनसाइड। यही बात समझे, हमने पूरा जो है जितना बॉडी इमर्ज्ड है उसके बराबर वॉल्यूम लिया है क्या, देखो तो जरा सा। सर रो ए एल जी तो पूरी बॉडी का वेट हो गया ना। लिक्विड का देख, अच्छा हाँ, मतलब वो तो इमर्स्ड का है। इमर्ज का है। और जब हम ड्राइव कर रहे थे रिजल्ट को, उसमें क्या हमने दोनों में पूरा वॉल्यूम लिया था। देखो उस रिजल्ट को जरा, जहां पर वो रिजल्ट निकाला था आपने, उसमें क्या, हाँ, समझ गए, उसमें वॉल्यूम की वैल्यू हमने सेम ही रखा था, तो वो कैंसिल होके वो आ गया। बट देखो अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है ना, चाहे वो पूरी कंप्लीटली इमर्स होकर फ्लोट करे या पार्शियली फ्लोट करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सिंपल सी बात ये पता है कि दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यही बैलेंस कर रहा होगा। समझ गए? चलो भाई आगे बात करते हैं। इसी तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन मैं बोलता हूं कि मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक अज्यूम कर लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ए बी सी, राइट। इसकी डेंसिटी हम मान लेते हैं कि द डेंसिटी ऑफ दिस इज 2 रो, और लिक्विड की डेंसिटी हम मान लेते हैं कि 3 रो। इसको हमने उठा के इसके अंदर रख दिया, फ्लोट करेगा या डूब जाएगा? विल इट फ्लोट और इट विल सिंक? फ्लोट। फ्लोट। क्या पूरा इमर्स होगा? नो पूरा सर। इमर्स तो नहीं होगा सर। आपको ये बताना है कि कितना पोर्शन, क्वेश्चन है सर, व्हाट पोर्शन या व्हाट हाइट ऑफ द क्यूब will be inside the liquid. Question लिख लो, what height of the cube will be inside the liquid? What height of the cube will be inside the liquid? Question लिखो, solve करो। What height of the liquid will be inside the sorry, what height of the cube will be inside the liquid? कैसे करेंगे? क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने? यस। ठीक है, मेरी बात सुनिए। अगर आपने क्वेश्चन नोट कर लिया तो लिसन टू मी केयरफुली कि सर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि फाइनल सिचुएशन क्या होगी। फाइनल सिचुएशन देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सर यहाँ पर ये बॉडी को अगर हम इस क्यूब को, अगर हम क्यूब नहीं है बेसिकली परफेक्ट, बट इस ब्लॉक को अगर हम इसके अंदर रख देंगे तो कुछ पोर्शन इस ब्लॉक का लिक्विड के अंदर होगा और कुछ पोर्शन बाहर होगा। मान लो एक्स पोर्शन अंदर है, ठीक है साहब।
हाँ ना बोलना पड़ेगा। एक्स पोर्शन, जानवी तू समझ रही है, एक्स पोर्शन कितना, एक्स हाइट इसके अंदर है, ठीक है। फिर से क्या Yes, करोगे, फिर से क्या करोगे, फिर से यू विल इक्वेट वेट ऑफ द बॉडी विद द बॉइंट फोर्स। ये तो करेंगे। वेट ऑफ द बॉडी आप क्या लिखेंगे, तो देखिए वेट ऑफ द बॉडी आप लिखेंगे डेंसिटी 2 रो मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ABC, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज ABC है ना, Yes. मल्टीप्लाइड बाय G, दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। वेट ऑफ द बॉडी में तो पूरा वॉल्यूम लेंगे ना आप, तभी तो वेट ऑफ द बॉडी लिखेंगे। तो दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी विच विल बी बैलेंस्ड बाय व्हाट, विच विल बी बैलेंस्ड बाय द बॉइंट फोर्स। और बॉइंट फोर्स हमेशा किसके बराबर होता है, तो बॉइंट फोर्स हमेशा इक्वल होता है टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड आप कैसे लिखते हैं, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड आप लिखते हैं डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विच इज डिस्प्लेस्ड। अब ध्यान से देखो वॉल्यूम कैसे, आपको ये 3D स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझना है। ये जो बेस का एरिया है, ये बेस की एरिया कितनी है, तो A इंटू सी इज दिस एरिया। देख ये C है, ये A है, और ये हाइट जो है वो x है। तो इसका वॉल्यूम अगर आप देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो आपको नहीं लगता कि ये AC मल्टीप्लाइड बाय x होगा मल्टीप्लाइड बाय G होगा। देखिए इफ यू Yes, आर sir. कन्विंस्ड विद दिस, ठीक है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आगे बात करते हैं। तो सर आपको दिख रहा होगा कि AC will cancel out this AC, this row will cancel out this row, G will cancel out G, and all these things will be cancelled to the 2B, sorry ये 2B है, तो 2B is equal to कितना हुआ सर, 3 into x, तो x is equal to कितना हुआ, 2B by 3। Yes. This is your answer for the height of this block inside the liquid। सर प्लीज एक बार वापस समझा दीजिए सर, पता नहीं वो मेरा नेट का क्या सीन हो गया मुझे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सर ये बॉडी का जो वेट है उसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली बॉइंट फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, है ना। जी सर तो वेट ऑफ द बॉडी तो आप यही लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द बॉडी। वो आपने लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी ABC, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट सर, लेकिन ये मल्टीप्लाइड तो बाय एक क्यूब है डेंसिटी। ना सर, ये तो एक क्यूब है। नहीं मैंने बोला ना कि इट्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू इट्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब। मैंने ब्लॉक बोला ना इसको, तो यस जिसकी सर, लेंथ A है, B है, C है, डायमेंशन तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना आपको, यस सर। ठीक है। तो ये अच्छा डायमेंशन समझ अगर गया आपको सर। दिखाई दे, हाँ समझ गए, तो ABC इसका डायमेंशन है जो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक। अच्छा, और वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना होगा, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय G। अब आते हैं दूसरी बात पे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना होगा, तो उसके लिए मैंने आपको ये बोला कि देखो हाइट ऑफ द block which is inside the liquid that I am considering it to be as x। हाइट को मैंने x माना है, यस सर। Yes. तो हाइट को अगर मैंने x माना है तो ये जो बेस इसका अंदर है, इस ब्लॉक का जो बेस एरिया अंदर है वो कितना है, उसका लेंथ इनटू ब्रेथ A इंटू C है, तो A इंटू C मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो ACX। समझ गया सर, थैंक यू सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, लेट्स सॉल्व 1 और 2 मोर क्वेश्चंस, उसके बाद हम फ्लूइड फ्लोइंग लिक्विड पे बात करेंगे। तो अब देखिए सर नेक्स्ट पॉइंट, और कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन में आपको ये बात समझ में आ गई कि आप क्या कर रहे हैं, वेट को बैलेंस कर रहे हैं बाय द बॉइंट फोर्स, ठीक है। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन देखिए, आपसे का क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ आइस। मैं क्वेश्चन बता देता हूं कि, या लिख देता हूं जल्दी से, डेंसिटी ऑफ आइस is 0.918 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। ऑफ वाटर, ये थोड़ा गंदा सा डेटा है बट आई डोंट वांट द फाइनल आंसर, आप सिर्फ मुझे मेथड समझाना। एंड ऑफ वाटर, इज 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आइसबर्ग आपने देखा होगा तो वो फ्लोट करता है हमेशा, जी सर। देखा आपने। तो an iceberg float with a portion of 224 meter cube outside the surface of water। Iceberg floats with 224 meter cube of its portion outside water।
ठीक है, फाइंड टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग। समझ गया, सिंपल सा सवाल है। सर आपसे ये कह रहा है कि जो आइसबर्ग का जो पोर्शन है जो बाहर फ्लोट कर रहा है, दैट पोर्शन इज बेसिकली, पोर्शन का मतलब है कि ऑब्वियसली दे आर टॉकिंग अबाउट द हाइट। ठीक है, 224 वॉल्यूम 224 मीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है आइसबर्ग का, दैट इज फ्लोटिंग आउटसाइड द वाटर, राइट। तो ये वॉल्यूम आपको गिवन है, तो आपको टोटल वॉल्यूम पूछा जा रहा है, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल वॉल्यूम कितना होगा। क्वेश्चन नोट करो जल्दी से, मिलकर करते हैं। क्वेश्चन नोट करके बताइए ताकि हम लोग सॉल्व कर पाए। सर वो मीटर क्यूब है। यस, इट इज मीटर क्यूब। यस सर, 10 हो गया। ठीक है, मेरी बात सुनो। आपसे कहता है कि टोटल आइस का जो वॉल्यूम है ना, आइस का जो वॉल्यूम है आइसबर्ग का, वो इतना वॉल्यूम बाहर है। इसका मतलब सर क्या है कि इतना वॉल्यूम बाहर है तो बचा वो वॉल्यूम अंदर है। तो मान लो कि लेट टोटल वॉल्यूम भी वी, मान लो कि लेट टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वी, वी वॉल्यूम मान लेते हैं। तो अगर वी वॉल्यूम टोटल है तो इसका मतलब है कि जो अंदर वॉल्यूम है वो कितना होगा, वी माइनस 224 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम इनसाइड वाटर will be equal to v minus of 224 होगा या नहीं? टेल मी यस और नो। यस यस ये वॉल्यूम वाटर के अंदर है, तो सर ये वॉल्यूम जो वाटर के अंदर है वही तो वाटर को डिस्प्लेस करेगा, और उसी के डिस्प्लेस करने के कारण देयर विल बी अ बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन द आइसबर्ग, और इसी बॉइंट फोर्स की वजह से आपका जो आइसबर्ग है वो फ्लोट करेगा, बिकॉज यही बॉइंट फोर्स यही बॉइंट फोर्स, एक मिनट, यही बॉइंट फोर्स या अपवर्ड थ्रस्ट किसको बैलेंस कर रहा होगा? तो यही बॉइंट फोर्स, क्या हो गया, यही बॉइंट फोर्स या अपवर्ड थ्रस्ट किसको बैलेंस करेगा? तो इट विल बी बैलेंसिंग द वेट ऑफ द आइसबर्ग। तो चलो देख लेते हैं। तो आप क्या लिखिएगा? आप लिखिएगा वॉल्यूम या वेट ऑफ द आइसबर्ग, क्या लिखेंगे? वेट ऑफ आइसबर्ग, और इसको कौन बैलेंस करेगा? तो अपवर्ड थ्रस्ट या बॉइंट फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, तो वेट ऑफ आइसबर्ग क्या होगा? तो आपने टोटल वॉल्यूम v माना है, डेंसिटी ऑफ द आइसबर्ग कितना होगा? तो डेंसिटी ऑफ आइस जो है वही डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग है, तो डेंसिटी ऑफ आइस लिख लीजिए इसको, मल्टीप्लाइड बाय g, दिस इज द वेट। और वेट ऑफ द मतलब बॉइंट फोर्स कितना होगा? तो बॉइंट फोर्स होगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, मतलब v माइनस ऑफ 224 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय g। टेल मी यस और नो। सर यहां तक क्लैरिटी प्लीज बताइए। यस g से g कैंसिल हो गया, यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। आप वॉल्यूम फाइंड करिए, मेरे पास आंसर है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। इसका जो वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम दैट इज 2060 मीटर क्यूब, दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग। तो देखो टोटल वॉल्यूम जो आ रहा है, ये क्वेश्चन समझ आ गया, एक्सप्लेनेशन समझ आ गया, पहले ये बताओ। सर एक बार इसका डायग्राम बना दो। डायग्राम मतलब भैया वो उसका कोई पर्टिकुलर शेप तो नहीं होता ना आइसबर्ग का। मान लो कि आइसबर्ग कुछ इस तरह का है, तो इतना पोर्शन इसका वाटर के बाहर नजर आ रहा होगा, और ये जो पोर्शन है वो आपको पानी के अंदर मिलेगा। हाँ, ये जो पोर्शन है उसका डायरेक्टली आपको वॉल्यूम गिवन है, हाइट वाइट नहीं गिवन है कि वॉल्यूम निकालना पड़े, क्योंकि इसका शेप ही थोड़ा अलग अलग, आइसबर्ग का अलग अलग शेप होता है, तो शेप का कोई नाम तो है नहीं, तो इसलिए आपको डायरेक्टली उसने वॉल्यूम दे दिया। समझे सक्षम? हाँ सर।
जानवी, जानवी, यस सर। मुझे एक बात बताओ, टोटल वॉल्यूम इज 2060 मीटर क्यूब, 2060 मीटर क्यूब, और जो यस टोटल वॉल्यूम और बाहर जो वॉल्यूम है दैट इज 224 मीटर क्यूब। मुझे एक बात बताओ कि विच इज ग्रेटर, टोटल वॉल्यूम इतना है तो विच इज ग्रेटर, द वॉल्यूम विच इज आउटसाइड द वाटर और वॉल्यूम विच लाइज इनसाइड वाटर, कौन ज्यादा होता है? व्हिच लाइज इनसाइड। ऑफ कोर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सर आइसबर्ग, और बेसिक नॉलेज भी है सर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आइसबर्ग का जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वो पानी के अंदर ही होता है, और जो ऊपर बाहर पानी के नजर आ रहा होता है वो बहुत छोटा सा पोर्शन नजर आ रहा होता है। क्लियर? यस सर। जल्दी एक और क्वेश्चन ऐसा देता हूं, फिर एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और करेंगे। इज इट डन? यस सर, आ गया। डन सर। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे कम से कम अभी। क्वेश्चन करिए, सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए सर। A solid body floating in water has 1/6 of the volume above the surface. What fraction of its volume will project upward if it floats in a liquid of a specific gravity 1.2? मतलब अगर वो वाटर में फ्लोट करता है तो इसका जो वॉल्यूम जो बाहर आपको नजर आता है दैट इज 1/6 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। अगर इसी को हम किसी ऐसे लिक्विड में रख दें जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.2, तो इस केस में इसी बॉडी का कितना वॉल्यूम आपको लिक्विड के बाहर नजर आएगा, उस लिक्विड के बाहर। करिए। हो रहा है? कर रहे हो या मैं करूं? ठीक है, कोशिश करिए। नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, बट पहले आप कोशिश करें।
सर फ्रैक्शन निकालना है या वो डेसिमल्स में लेना है? मतलब फ्रैक्शन में निकाल दो, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 31/36 31/36 आ रहा है, चलो देखा जाए। चलो मैं बताता हूँ, 31/36 नहीं आएगा, सर कितना आ रहा है? 11/36 आएगा। ये सर सॉरी वही आ रहा है सॉरी। चलो मैं बताता हूँ अब, सक्षम और जानवी लिसन टू मी केयरफुली। पहला केस, क्वेश्चन आपको पता है, क्वेश्चन आपने लिख लिया। पहला केस आपसे कहता है कि मान लीजिए कि लेट टोटल वॉल्यूम मान लेते हैं कि V है। तो पहले केस में कहता है कि व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन वाटर, तो उस केस में उसका V/6 दैट मींस 1/6 ऑफ द वॉल्यूम इज आउटसाइड। तो अगर V/6 वॉल्यूम अगर आउटसाइड है तो वॉल्यूम इनसाइड वाटर, पहले केस की हम बात कर रहे हैं, वॉल्यूम इनसाइड वाटर will be exactly equal to what? V minus V/6, that is equal to 5V/6. This is the volume which is inside the water. Agreed? Tell me yes or no. यस ठीक है, तो इन केस ऑफ वाटर मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो टोटल वॉल्यूम V माना है और 5/6 इज द वॉल्यूम विच इज इनसाइड, तो इस केस में वेट विल बी बैलेंस्ड बाय अपवर्ड थ्रस्ट, क्योंकि ये कह रहा है कि फ्लोट कर रहा है। तो पहले केस में भी फ्लोट कर रहा है, तो पहले केस में भी वेट विल बी बैलेंस्ड बाय द बॉइंट फोर्स। तो आप क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय G। क्लियर? यस या इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि volume of density of the body multiplied by G is equal to volume which is inside 5V/6 multiplied by density of water multiplied by G। क्लियर है? तो इस केस में आप ये कह सकते हैं कि सर G से G कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आप ये लिख सकते हो कि डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 5/6 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। पहली कंडीशन क्लियर हो गई, यस बिकॉज आपको बॉडी की डेंसिटी गिवन नहीं थी, तो पहले कंडीशन से हमने डेंसिटी ऑफ बॉडी निकाल लिया। और डेंसिटी ऑफ बॉडी में डेंसिटी ऑफ वाटर को 1 रख दोगे, या अगर केजी मतलब एसआई में लिखना है तो 10⁻³ रख दोगे। नहीं हर्षित, कुछ गलती कर रहे हो। चलो मैं बता रहा हूँ, 5/6 डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इसका मतलब है कि डेंसिटी ऑफ बॉडी को हम ऐसे लिख सकते हैं 5/6 इंटू 10⁻³ kg/m³। इज इट क्लियर टिल दिस स्टेप? इज एवरीथिंग क्लियर टू यू ऑल? यस वेरी गुड। नाउ मूविंग ऑन, पार्ट नंबर सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि भाई कितना फ्रैक्शन बाहर रहेगा अगर हम उसको किसी ऐसी लिक्विड में रख दें जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 है। तो आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी? व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव डेंसिटी? मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड इज 1.2, और आपको याद होगा कि रिलेटिव डेंसिटी हमने आपसे बोला था कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 degree centigrade, which is 10⁻³ kg. So density of liquid will be written as density of water multiplied by density of relative density, which is 10⁻³ multiplied by 1.2. Clear है? This is the density of the second liquid in which you now have to place your body. क्लियर हो गई बात? तो Yes. टोटल वॉल्यूम तो अभी भी वही रहेगा ना, टोटल वॉल्यूम विच यू हैव कंसीडर्ड V, इट विल रिमेन एज V ओनली। बट इस केस में मान लो कि लेट V डैश इज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड। इस केस में हम मान लेते हैं बॉडी का वॉल्यूम विच इज इनसाइड द लिक्विड इज दिस। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अभी भी वेट ऑफ द बॉडी, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय G इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे? मैंने कहा कि जो हमने इसके अंदर माना हुआ है, हमें निकालना क्या है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम विल प्रोजेक्ट अपवर्ड। तो मान लिया हमने कि V डैश इज द फ्रैक्शन विच विल प्रोजेक्ट अपवर्ड। ठीक है, तो कितना फ्रैक्शन इसका अंदर रहेगा? अगर V डैश बाहर है तो कितना फ्रैक्शन अंदर होगा? तो V माइनस V डैश होगा या नहीं होगा? टेल मी यस और नो। यस सर। या मैंने अगर V डैश ही मान लिया कि जो अंदर है, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं V डैश, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय G। देखो अगर आपको समझ में आ गया हो तो। एक काम करो, इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए ना, वरना थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो एक काम करो, लेट V डैश इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी आउटसाइड मान लो, इसको आउटसाइड मान लो। तो इनसाइड कितना रहेगा? V माइनस ऑफ V डैश मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय G। भाई यहां तक आप लोगों को समझ आया? Yes.
जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं v माइनस ऑफ v डैश डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। पहले यहां तक नोट करिए तो मैं फाइनली सॉल्व करता हूं। आपको बेसिकली इसमें फ्रैक्शन निकालना है, मतलब v डैश बाई v निकालना है। सर मैंने शुरुआत में गलती कर दी थी, तो मैंने v by v ले लिया था। ओके, इसमें कोई इशू है तो प्लीज पूछो। सर यस ओके, तो नाउ फाइनली इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब सुनिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि v बाई वी माइनस ऑफ v डैश बाई वी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, v बाई वी माइनस ऑफ v डैश बाई वी। तो v बाई वी करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, मतलब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि दिस कैन बी रिटन 1 माइनस ऑफ v डैश बाई वी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। देख लो सर, तो इसमें हमें निकालना क्या है, डेंसिटी ऑफ v डैश बाई वी, यही फ्रैक्शन है जो हमें निकालना है। तो दिस विल बी रिटन एज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो v डैश बाई v को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस ठीक है, ऐसे इसको फॉर्मूले के तौर पे भी अगर रट लो, वैसे अगर क्वेश्चन आएगा तो पूरा ही करना पड़ेगा, बट ये एक रिजल्ट है विच यू कैन रिमेम्बर। ठीक है, खैर, तो यहाँ पर आप v डैश बाई v की अगर वैल्यू लिखेंगे तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड मैं निकाल के बता चुका हूँ आपको कि इट इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी, मैंने आपको बताया था कि 5/6 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगेन 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3। तो 10 टू द पावर 3 विल कैंसिल आउट फ्रॉम एवरीवेयर, और इसको फाइनली आप सॉल्व कर लो तो आंसर आएगा आपका, फाइनल आंसर 11/36। यस सर। सर ये फॉर्मूला एक जनरल फॉर्मूला है? हाँ, मतलब इसको जनरल फॉर्म में याद रख सकते हो, बट यस, आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो पूरा ही करना पड़ेगा ना। बट अगर कोई ऑब्जेक्टिव कभी जीवन में, कभी आप एंट्रेंस में बैठो तो इसको एज अ जनरल रिजल्ट याद रख सकते हो। यस सर, क्लियर। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर लो बॉयंट फोर्स पे। अब एक लास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या होता है मैं बताता हूं आपको। एक लास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो होता है, सर आपको ऐसे बोला जाएगा कि कोई क्वेश्चन में आपने सुना होगा, एक्चुअली में जानते हैं पूरा जो ये प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और ये सारा तामझाम, ये आया ही कब है, जब आपको मालूम होगा कि आर्किमिडीज वाज अ रॉयल साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट था, है ना, कहां पर, राजा महाराजाओं के दरबार का। तो उसमें बेसिकली आप इस बात को याद रखिए कि उसमें हुआ क्या कि एक बार रानी को, क्वीन को ये शक हुआ कि जितना उसने गोल्ड दिया है ज्वेलर को टू मेक अ ज्वेलरी, वो पूरे गोल्ड का उसने ज्वेलरी नहीं बनाया, इनफैक्ट उसने कुछ मिक्सिंग कर दी। और आपको एक बात पता होगी सर कि किसी भी ज्वेलरी को अगर आप बनाते हो ना, किसी भी ज्वेलरी को अगर आप बनाते हो विद द गोल्ड, तो उसमें आपको मिक्सिंग करनी ही पड़ती है। उसमें बेसिकली कॉपर की मिक्सिंग की जाती है। विदाउट मिक्सिंग आप उसको शेप नहीं दे सकते गोल्ड को, समझ रहे हो? तो जितनी मिक्सिंग जरूरी है, बट 100% सिर्फ गोल्ड नहीं होता गोल्ड की ज्वेलरी में, उसमें मिक्सिंग होती है। हाँ, बट अब कुछ लोग उसमें ज्यादा मिक्सिंग कर देते हैं, वो चोरी हो गई। ठीक है, तो मिक्सिंग के अकॉर्डिंग जो है ना, वो आपने सुना होगा कैरेट डिफाइन होता है, 24 कैरेट, 22 कैरेट, है ना, वो एक्चुअली में मिक्सिंग के बेसिस पे वो डिफाइन होता है। ठीक है, कि जितना ज्यादा गोल्ड होगा और इंप्योरिटी जितनी कम होगी उतना ज्यादा कैरेट होगा उसका। ठीक है, और उतना ही रेट भी होगा। एनीवेज, तो इस फॉर्म का क्वेश्चन अब आपको कैसे पूछेंगे, मैं क्वेश्चन एक बताता हूं, सुनिए। आपका क्वेश्चन ये है कि सर एक ज्वेलर है जो क्लेम कर रहा है कि उसके ऑर्नामेंट में द A jeweler claims that he sells ornaments made of pure gold that has relative density of 19.3.
मतलब क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझिएगा कि एक ज्वेलर कह रहा है कि उसकी ज्वेलरी में प्योर गोल्ड है, कोई मिक्सिंग नहीं है, और गोल्ड की जो रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड, जो भी कह लें आप, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड, उसने बोला कि भाई रिलेटिव डेंसिटी जो गोल्ड की है दैट इज 19.3, ठीक है। he sells a necklace weighing 25.250 ग्राम फोर्स, मतलब उसने एक नेकलेस बेचा, मास ऑफ नेकलेस क्या लिखूं मैं, मास ऑफ ज्वेलरी लिख देता हूं, इज इक्वल टू 25.250 ग्राम, इतने ग्राम का उसने ज्वेलरी बेचा, ठीक है, टू अ कस्टमर। व्हेन इमर्स्ड इन प्योर वाटर he finds that it weighs only 23.075 ग्राम, मतलब ये मास ऑफ ज्वेलरी है कहां, एयर में, और ये मास ऑफ सेम ज्वेलरी इन वाटर, ये कितना मास उसने मेजर किया, 20। मास कहने का मतलब इन अदर वर्ड्स इट इज वेट, नॉट मास, बिकॉज मास कैन नॉट चेंज, तो ये वेट है सर, वेट है बेसिकली 23.075। चूंकि मैं यूनिट ग्राम लिख रहा हूं तो इसलिए मैं वेट की यूनिट नहीं लिख रहा हूं, बुक्स के अंदर ये यूनिट ऐसे लिखा होता है, मैं बता देता हूं ये यूनिट कैसे लिखा होता है, GF, ये यूनिट लिखा होता है GF, ठीक है। GF इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ फोर्स, तो इसको मास मत करो, इसको वेट कर लो, कोई कंफ्यूजन? कहेंगे ना इसको, ग्राम फोर्स, मतलब ये 25.250 है मल्टीप्लाइड बाय G है ये, ठीक है सर। यस तो आपको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें 100% गोल्ड है या कुछ मिक्सिंग है। इज द ज्वेलरी मेड अप ऑफ 100% गोल्ड। वैसे भी आपको मालूम है कि किसी भी बॉडी को अगर आप इमर्स करते हो लिक्विड के अंदर, तो आपको मालूम है कि उसका वेट तो वैसे ही डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस बात है कि भाई वेट ऑफ ज्वेलरी जो है वो 25.250 अगर एयर में, तो वेट ऑफ ज्वेलरी विल नॉट बी 25.250 इन वाटर, बिकॉज द वेट विल डिक्रीज ड्यू टू द buoyant force which acts on it in the upward direction, क्लियर। तो रियल वेट और एपरेंट वेट सेम तो नहीं होगा, ये तो हमें पता ही ऑलरेडी। बट सर अगर हैविंग सेड दैट कि ये सेम नहीं भी होगा, तो क्या चीज है जो चेंज नहीं होगी, मुझे एक बात बताओ। डेंसिटी, डेंसिटी, मटेरियल की जो डेंसिटी है वो तो वही आनी चाहिए ना, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल शुड बी सेम, राइट, यस द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल शुड बी सेम। तो हम एयर में डेंसिटी मेजर करें और हम वाटर में डेंसिटी मेजर करें, अगर ये दोनों डेंसिटी सेम आ गई तो हम कहेंगे कि भाई हमारा प्योर गोल्ड है। अगर वाटर में डेंसिटी अलग आ रही है और जो एयर में डेंसिटी है वो अलग है, तो हम ये कहेंगे कि भाई कुछ तो मिक्सिंग है उसके अंदर, क्योंकि पूरे मटेरियल की जो डेंसिटी है वो सिर्फ गोल्ड की डेंसिटी के बराबर नहीं आ रहा, समझे कुछ। यस सर, तो अब ये कैसे निकालेंगे हम डेंसिटी इन वाटर, तो डेंसिटी इन वाटर निकालने के लिए आप ये करिए कि सर लॉस इन वेट निकाल लीजिए, कितना वेट का लॉस हुआ, तो वेट का लॉस हुआ 25.250 माइनस ऑफ 23.075 करिए, तो ये आ जाएगा 2.175 GF, ग्राम फोर्स, क्लियर। यस सर, सर बोलो। यस सर और रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी लिक्विड का या सॉलिड का विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक याद रखिएगा, रिलेटिव डेंसिटी का एक और फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, एक तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के टर्म्स में होता है कि डेंसिटी ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, या डेंसिटी ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, या इसको वेट के टर्म्स में लिखेंगे तो हम ये कह सकते हैं वेट इन एयर अपॉन वेट, लॉस इन वेट इन वाटर, ये भी रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है सर, वेट इन एयर अपॉन लॉस इन वेट इन वाटर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ relative density can be written as weight, that is equal to 25.250, GF will cancel out and loss in weight is 2.175। इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करके आपको जो डेंसिटी आ रहा होगा वो आएगा 11.61, समझ में आई बात, रिलेटिव डेंसिटी कितना आ रहा है 11.61, और एक्चुअल रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड कितना है 19.3। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि वाटर के अंदर जो डेंसिटी है गोल्ड की, दैट इज नॉट सेम एज दैट ऑफ द डेंसिटी एयर, इसका मतलब है कि यहाँ पर मिक्सिंग है। यस नहीं आया सर 12 पॉइंट
जी क्या कह रहे हैं? 12.61 वहाँ पे सर। कहाँ पर 61 बेटा? सर वहाँ पर 12.61 नहीं होगा। 22.250 है ना, डिवाइडेड बाय 2.175 है। 25.2 पॉइंट सर 25 25 पॉइंट, अरे कैलकुलेट कर लो ना। 25.250 डिवाइडेड बाय अगर मैं करूंगा तो 2.175 है, तो 11.61 आएगा सर ये। जी हमने क्या, हाँ बोलो। सर नहीं, आपने अभी बोलते वक्त 22 बोल दिया तो मैंने कहा कि 25 है। नहीं नहीं वो 25 है। सक्षम तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि ये 12 आएगा? ये 12 तब आता है ना जब ये 25 है नीचे 2 होता है, यहाँ पर डेसिमल के साथ भी तो वैल्यूज हैं। हाँ सर ये हजम हो गया सर? यस जी फॉर्मूला कहाँ से आया जी ये? कुछ वेट इन एयर कहीं से नहीं। आप वेट इन एयर अपॉन लॉस इन वेट इन वाटर अगर आप करेंगे तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो ये बेसिकली जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना तो उस हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। सॉल्व कैसे करना है? तो सॉल्व ये करना है कि सर आप वेट इन एयर लिखिए और जब आप उसको पानी में रखेंगे तो उसका वेट लिखिए, है ना, लॉस इन वेट। अब ये जो लॉस इन वेट है उतना ही तो बॉइंट फोर्स लगेगा यस सर। भाई। लॉस वेट का कितना होगा? जितना अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा, और वही अपवर्ड थ्रस्ट इसको बैलेंस कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? नहीं समझे तुम? आया सर आया। सर बॉडी का जो वेट है उसी को तो अपवर्ड थ्रस्ट बैलेंस करेगा, और अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा कितना? तो अपवर्ड थ्रस्ट उतना ही लगता है जितना लिक्विड का वेट डिस्प्लेस होता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम किसी बॉडी को लिक्विड में इमर्ज कर रहे हैं हर्षित, ठीक है, तो इस पे एक अपवर्ड थ्रस्ट लग रहा है और नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा है जो एयर में था। तो इस पे अगर हम कहें, इस पे हम ये कहें कि भाई इसका जो अपरेंट वेट है, अपरेंट वेट या लॉस इन वेट, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वेट में कितना लॉस होगा इन कंपैरिजन टू एयर। तो लॉस इन वेट आप लिख सकते हैं mg माइनस ऑफ यू। टेल मी यस और नो। ठीक है, बोलो। हाँ सर हाँ सर। ठीक है, तो लॉस इन वेट एक्चुअली में यही तो आ रहा है। जी सर। ठीक है, और ये है क्या? तो ये वेट इन एयर है माइनस ऑफ अपवर्ड थ्रस्ट है, दिस इज लॉस इन वेट। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको जब इक्वेट करेंगे, अब आप इक्वेट करिए अपवर्ड थ्रस्ट के साथ, इसको इक्वेट करिए। तो अपवर्ड थ्रस्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं mg माइनस ऑफ लॉस इन वेट। यस और दोनों को जब आप इक्वेट करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए तो आपको यही रिलेशन आ जाएगा। समझ गया सर। डन, Yes. रेस्ट विल डिस्कस टुमारो। तो कल हम फ्लूइड डायनेमिक्स शुरू करेंगे। ये काइनेटिक्स या स्टैटिक लिक्विड पे हमारे डिस्कशन हो गया, बॉइंट फोर्स